हाँ जी बता लोग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बैंड वाले बता दें चलें, थोड़ी नॉन बैंड वालों को तो खैर बोलना ही नहीं आता मुझे लगता है शायद। बताइए कौन बता रहा है? उमर बता रहे हैं बेटा? हाँ बताइए। ठीक है। शाबाश। ठीक है। ठीक है। तो उमर की बात से ये लगता है कि जितने भी फाइनेंसिंग कॉरपोरेशंस वाले लोग हैं वो कोई भी काम करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं, राइट? ये मतलब नहीं है आपका? एग्जैक्टली, गुड। अच्छा, आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस के वक्त में एक बात पढ़ी थी, कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चा लोग? इक्विटी। इक्विटी में तो रिजर्व भी होता है। इक्विटी में तो रिजर्व भी होता है। तो क्या रिजर्व फाइनेंसिंग में आता है? नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन के लिए कह रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड का वो हिस्सा जो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट्स फ्लोड बैक, जैसे इक्विटी शेयर्स, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे लोन्स, जैसे डिवेंचर्स, जैसे बॉन्ड, ये सारी वो चीजें जो कैपिटल एम्प्लॉयड में आती हैं। और दूसरी बात, जो पोर्शन करंट लायबिलिटीज में है, लाइक आर कैश क्रेडिट, लाइक आर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो कुल मिलाकर बैलेंस शीट का वो हिस्सा जो इधर से रिलेटेड है, ऊपर से रेड वाला पार्ट, मैं पहले कई बार उसको डिस्कस कर चुका हूं, वो सारी चीजें उसके अंदर अगर कोई कैश आता है या उससे रिलेटेड कोई कैश आता है, या तो उससे कैश जाता है या उससे रिलेटेड कोई कैश जाता है, तो हम उसको पुकारते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो कोई भी कैश नहीं आता, कोई भी कैश नहीं जाता, तो इसलिए हम उसको फाइनेंसिंग बोलते ही नहीं। सर अगर हमने ये कहा कि हमने बोनस शेयर्स दिए हैं, बोनस, आई थिंक यू गाइस आर नॉट न्यू टू इट, हाँ? यू मस्ट बी नोइंग अबाउट व्हाट इज बोनस शेयर्स। आप लोगों ने 10 शेयर्स मेरी कंपनी के होल्ड कर रखे थे, मैंने आपसे कहा फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड आई एम गिविंग यू 1 शेयर। एम आई टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू? तो मेरा कुल मिलाकर कहने का पॉइंट यहां यह है कि अगर इक्विटी शेयर्स पर कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्या उसमें कैश आया है? क्या उसमें कैश आया है? इक्विटी शेयर्स में बढ़ोतरी हुई है बिकॉज ऑफ बोनस शेयर्स। पहले 10 लाख मेरी कैपिटल थी, अब 15 लाख मेरी कैपिटल है, तो मेरी कैपिटल में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्या मुझे कोई कैश आया है? नो। तो ऑल्दो सर ये है इक्विटी शेयर से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि कोई कैश मूवमेंट नहीं है, तो मैं इसको फाइनेंसिंग में नहीं लिखूंगा। समझ में आई बात? आप लोगों ने शायद गुरु मूवी देखी हो, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की थी वो धीरू भाई अंबानी के ऊपर बेस्ड थी। तो वहां उन्होंने कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स करवाया था। इस पर काफी हंगामे हुए थे एट द टाइम ऑफ धीरू भाई अंबानी टाइम। द थिंग इज कि अगर आप लोग ये सोचो, आप लोग मेरे डिबेंचर्स होल्डर्स हो, ठीक है? हर कोई सोच रहा है कि आप लोगों ने मुझे कर्जे के बतौर मुझे पैसा दिया था 100 रुपया, और मैं आपको ईमानदारी के साथ भरपूर इंटरेस्ट देता आया हूं, ठीक है जी? ठीक है जी? जब उसका टेन्योर पूरा हुआ, रिडम्पशन का जब टेन्योर कंप्लीट हुआ, जब वो रिडम्पशन का पॉइंट आया, तो मैंने आप लोगों के सामने एक ऑप्शन रख दिया। ऑप्शन क्या? कि जो लोग चाहते हैं कि मुझसे पैसे ले लें वो ले लें, वरना आप लोग मेरे शेयर्स भी खरीद सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने ये देखा कि मेरी कंपनी तो बम बम बोला है भाई साहब, जबरदस्त चल रही है। 100 रुपए का शेयर जो बाहर 130 रुपए का 140 रुपए का मिल रहा था,
मैं आप लोगों को 100 रुपए में देने को तैयार बैठा हुआ हूं, आप सभी लोगों ने 100 रुपए में मुझसे वो शेयर खरीद लिया। जाहिर बात है कि पहले मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख थी, बोनस शेयर इशू होने के बाद में 15 हो गई थी। ऐसे मान लीजिए 10 लाख रुपए मैंने आप लोगों को और इक्विटी शेयर्स आप लोगों को दे दिए। अब मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई फ्रॉम 15 लाख टू 25 लाख। द पॉइंट हियर इज, क्या मेरे पास कुछ कैश आया? क्या मैं इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखूंगा? यही बात मुझे बतानी थी। समझ में आई है? एनीथिंग, एनी कैश मूवमेंट ऑफ हेयर पार्ट, कुछ भी कैश या तो आया है या गया है, इसके रिलेटेड आया है या इसके रिलेटेड गया है। सर इसके रिलेटेड पैसा आया है मतलब शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में मैंने इशू किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 10 रुपए लिखूं या 12 लिखूं? ठीक है। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 आया है उसको कहां लिखूं? कैश में लिखूं नहीं लिखूं? फाइनेंसिंग में लिखूं नहीं लिखूं? नहीं लिखूं। मैंने क्या कहा आपसे? एनीथिंग विच कम्स इन रिलेशन विद कैपिटल वाला पार्ट, जो रेड वाला पार्ट मैंने बनाया हुआ है, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम इसके रिलेशन में नहीं आ रहा? तो क्या करें? आपने तो सर ये कहा था एनीथिंग विच कम्स इन रिलेशन विद दैट रेड पार्ट, तो उसको क्या करें? फाइनेंसिंग का पार्ट माने। तो आप लोग कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको, आप लोग मना कर रहे हैं ना। सर आपने कहा कुछ पैसा जाता है, अगर डिविडेंड वगैरह बनाया था ना, एप्रोप्रिएशन से बाहर निकलवाया था ना, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? क्यों? विच इज रिलेटेड टू रेड पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां से तो उसको बाहर निकाल दिया बगैरत बनाकर, कहीं तो ठिकाना दोगे। कहां ठिकाना है उसका? विद ब्रैकेट, विदाउट ब्रैकेट? विद ब्रैकेट, बिकॉज वी आर मूविंग आउटवर्ड आवर कैश। एक बात सिखाई थी मैंने आप लोगों को, अंडर राइटर्स कमीशन याद है? वर्ड अंडर राइटर्स कौन होते हैं? समहाउ इंश्योर करते हैं, हम गारंटी देते हैं कि इन केस अगर आप लो सब्सक्रिप्शन के शिकार हो गए तो आप लोगों की लो सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन पे हम आपको फंसने नहीं देंगे और हम लोग आपसे शेयर्स खरीदेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 100 शेयर्स इशू करे थे, एग्जांपल आसानी के लिए दे रहा हूं, पीछे लोगों को मेरी बात पहुंच रही है ना। 100 शेयर्स मैंने इशू करे थे, अगर 90 से कम शेयर्स पहुंचे तो मार लगेगी सेबी की, बोले जितने तुमने 90 लोगों के पैसे लिए ना ये भी लौटाओ। 100 से ज्यादा होंगे वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है सर, लेकिन शेयर्स तो इशू 100 को ही करना पड़ेगा। 90, 95, 92, 99, 98 इन सब शेयर्स को अगर कोई आता है मेरे पास, तो मैं ना मुझे मार लग रही है 90 से कम वालों की, ना मुझे ओवर सब्सक्रिप्शन पहुंच रहा है, मैं कर सकता हूं। बट द पॉइंट हियर इज कि अगर मुझे 50 शेयर्स मिले तो इन सारे के सारे अंडर सब्सक्रिप्शन का लेबल लगाकर 50 के 50 लोगों से जो पैसे मुझे आए थे वो भी मुझे वापस करने पड़ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता। एक जाने माने जमींदार चौधरी बड़े किस्म के आदमी को मैंने बुलाकर बिठाया कि साहब ऐसे ऐसे बात है, उनसे कहा कि देखो भाई मुझे शेयर्स इशू करने हैं, अगर खुदा ना खास्ता अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो तुम्हें संभालना होगा। बोला भाई साहब टेंशन मत लो, लेकिन मेरी जरा जेब का भी ख्याल रख लेना। व्हाट ही इज आस्किंग फॉर? ये कमीशन किस चीज के रिलेशन में मैं दे रहा हूं? किस चीज के रिलेशन में मैं दे रहा हूं? प्लीज बोलो यार। फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। ये कैश मूवमेंट इन रिलेशन टू इश्यू ऑफ शेयर्स है, किस एक्टिविटी का पार्ट माना है? बात खत्म। अगर आप ये बेसिस लेकर चलते हो
किसी भी एक्टिविटी में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर टेकिंग द डिसीजन कि ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा। मुख्तसर में अगर मैं पूरी कैश फ्लो को एक रिवीजन खेलूं आप लोगों के लिए, सबसे पहले मैंने कौन सी एक्टिविटी बताई थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मुझे कोई नॉन बैंड स्टूडेंट्स में से कोई मुझे नाम बता सकता है कि ए को करके मुझे क्या मिलता है? ए को करके मुझे क्या मिलता है? शाबाश। फिर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के साथ मैं बी का एडजस्टमेंट करता हूं। ये बी क्या होता है पहले तो मुझे बताओगे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, बी फॉर बगैरत नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो मुझे क्या मिलता है? मुझे ज़रा बता सकती हैं मुझे क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट के अंदर जब मैं बी को प्लस माइनस करता हूं तो मुझे क्या फिगर मिलती है? हाँ, ज़रा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में मैं सी करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? फारिहा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अंदर मुझे कुछ डिडक्शन करना होता है, कुछ एडिशन करना होता है। कौन से वाले टैक्सेस? जो मैंने पे करे हैं बट नेट ऑफ रिफंड। तो मुझे क्या पता चलता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस दरमियान, इस संधि विच्छेद में, इस बंटवारे में मेरे सामने बहुत सारे कैश मूवमेंट्स आ गए। उन कैश मूवमेंट्स को अब मुझे डिसाइड करना है कि वो इन्वेस्टिंग में जाने हैं या फिनेंसिंग में जाने हैं। इफ दैट इज रिलेटेड टू आवर एसेट्स, डेफिनेटली इट मस्ट गो अंडर investing activities. If that is belonging to our liabilities, that must go under financing activities. That's it. कैश मूवमेंट है, कहाँ हो रहा है? मुझे वो बताना है ये। मैम चलो जब आगे ये बात तो मैं बता देता हूं। आप लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट करी है, रोकड़ नहीं है, शेयर भरपूर है ना? तो एक बड़ी सी मशीनरी 40-50 लाख रुपए की वो आप लोगों को खरीदनी है। यू आर दी कंपनी ओनर, ऐसा सोचो, आप हो कंपनी के ओनर। हर कोई ये सोचो एक मिनट के लिए। तो आप लोगों ने 40 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, उसके एवज में आप लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, उसके एवज में आपने शेयर्स दिए हैं। यहां पर दो बातें हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी लग रही है सर क्योंकि शेयर्स इश्यू हुए हैं, इन्वेस्टिंग भी लग रही है सर क्योंकि मशीनरी आई है। लेकिन इंडिपेंडेंटली सोचते हैं इसको, क्या इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी के लिए आपके पास से कुछ कैश मूव हुआ है? तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो में आएगा ही नहीं, कैश फ्लोज में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो आएगा ही नहीं। दूसरे नंबर का सवाल, सर शेयर्स इशू करे हैं, रोकड़ आया क्या? कुछ नहीं आया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा ही नहीं। लेकिन सर ऐसे शेयर्स जो हमने एक परचेज कंसिडरेशन को सेटल करने के लिए दिए थे, सर आज उस पर डिविडेंड दे रहे हैं, आएगा? क्यों सर? कैश तो मूव हो रहा है ना। गॉट इट? एक बहुत अहम मसला आया उस दिन, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बात बतलाई थी कि अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो उसका जो प्रीमियम होता है, आप लोग उसको क्या रिकॉर्ड करते थे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते थे। उसको अकाउंटिंग में हम किस नाम से पुकारते थे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऐसा करके पुकारते थे। याद है ये वस्तु? तो इस बात पर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, सब लोग इंटरेस्टेड बैठे ना, किसी को सोना होना तो नहीं हुआ ना? अगर मैंने आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया तो कभी किसी को जम्बाई वम्बाई, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अब तक आई तो नहीं है किसी को, वैसे इंटरेस्टिंगली बैठे हुए हैं सब। चलो अच्छी बात है। सवाल यह है कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है,
इसको हम किस चीज से राइट ऑफ करते हैं? कोई है बैंड? हाँ प्लीज। मेरा बच्चा, शाबाश, मजा आ गया आज तो साहब, मजा आ गया। जारा ने जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहले देखते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शाबाश, मजा आ गया जारा, लाजवाब। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बाद में देखते हैं, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को देखते हैं। ठीक है ना? ये लॉ तो पता है आपको, अच्छे से पता है। मुझे एक सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन मिला जिसमें एक बाकायदा नोट लिखा हुआ था, और वो नोट जो है पता नहीं मेरी नजर से कैसे छूट गया। तो मैंने सोचा कि बिफोर गोइंग फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैं पहले वो बात डिस्कस करूंगा आप लोगों से। वो बात सामने आप लोगों की स्क्रीन पर। पहले तो हाँ, ये बात बताइए जरा मुझे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, preliminary expenses is written off in the year in which they are incurred. कब होते हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके बाद करे जाते हैं। तो राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इज इट अ ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी? ये चलता रहता है सर, ये तो होता रहता है, क्या नई नई बातें निकालते रहते हैं। हाँ, इज इट ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी? ऑर्डिनरी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जाहिर सी बात है सर। ओके, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहा हूं, या आप लोगों के क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ आ जाए राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हाउ विल यू ट्रीट इट? हाउ विल यू ट्रीट इट? सर राइटिंग ऑफ है तो जाहिर सी बात है सर नॉन कैश होगा, नॉन कैश है तो सर एक्सपेंडिचर वगैरह आइटम में बिठा कर देंगे जाकर इसको, है ना? यही है। क्या करेंगे फिर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में सर इसको हम ऐड बैक करवाएंगे अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे। शाबाश, गुड। और फिर वो जो एडेड फिगर होगी उसको सर ऊपर लेके जाएंगे। सर ये क्या बातें करते हैं आप? सर नेट प्रॉफिट के बाद चाहे यहां ऐड करें चाहे सर यहां पर ऐड करें, बात तो एक ही है ना। बस क्या कुछ भी करते सर आप? भाई नेट प्रॉफिट यहां आया, इस वाली फिगर को चाहे मैं यहां पर ऐड करूं या इस वाली फिगर को यहां पर ऐड करूं, पर क्या पड़ेगा? आप समझ रहे हो, मेरे इशारों को समझ रहे हो? यहां पर पहले क्या बना हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, उसको मैं चाहे यहां पर ऐड कराऊं ये फिगर। सपोज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 10 और ये था 2, तो 2 को सर मैं चाहे यहां ऐड कराऊं सर चाहे 2 को मैं यहां ऐड कराऊं, बात तो सर बराबर ही है ना। क्या नई नई बातें निकालते सर आप? क्या कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप? कुछ फर्क लग रहा है? क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? सर आपके लिए एक वस्तु बताई गई है बहुत खास, जिसका नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये फिगर सर आपकी चेक होगी। अगर आप यहां से ऊपर ले जाते वक्त सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेकर अगर चले गए, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको यहां से जो ऊपर फिगर लेकर जानी है वो लेकर जानी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो यहां ऐड करें या यहां ऐड करें, बात एक नहीं है। ये 19-20 का फर्क नहीं है बिल्कुल भी, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो इसलिए जिन चीजों को यहां ऐड कराना है उनको यहीं ही ऐड कराना होगा। इसलिए आपको एक्टिविटीज में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एंड राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है। इट इज शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज इट इज नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग। Preliminary expenses in extraordinary business activity because it is not a ordinary business activity. चलिए जी, ये बात मैंने समझा दी है।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज लाइबिलिटी पेबल व्हेन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन या एट द टाइम ऑफ इशू? हाँ, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? प्रीमियम ऑन, क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज अ लायबिलिटी पेएबल व्हेन, कब पे करी जाती है ये लायबिलिटी? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो डिबेंचर्स आर रिडीम, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज रिटन ऑफ इन द ईयर डिबेंचर्स आर इशूड, शाबाश। दे आर रिटन ऑफ फ्रॉम पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने दो सिचुएशन रख रहा हूं, एक आप हैं, एक कंपनी आप हैं। ठीक है, आप वो कंपनी हैं जिन्होंने अपने डिबेंचर्स को भरपूर प्रीमियम पर इशू किया था, और जो आपका लॉस है वो इस वक्त के आपके प्रीमियम पर एडजस्ट हो रहा है। आप वो कंपनी हैं जिन्होंने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू नहीं किया, बट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आपको प्रीमियम देना है। ठीक है, आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कोई भी पैसा नहीं है। सही है, आप लोग अपने इस लॉस को किससे चुकवाएंगे? सिक्योरिटी। ध्यान रखिएगा, आप लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसका मतलब यह होता है सर, इन लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऐसी कोई भी वाहियात लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की वस्तु है ही नहीं, और आप लोगों के पास है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बैठी हुई है। समझ रहे हैं? तो क्या दोनों लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में जाकर इस चीज को ऐड बैक करना पड़ेगा? क्या आप लोगों ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इस वाहियात और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है? जब डाला ही नहीं है तो ऐड बैक क्यों कराना? क्या आप लोगों ने डाला है? आपको कराना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, भले ही से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो, डिपेंड ये करता है कि हमारे पास अवेलेबल सिक्योरिटीज प्रीमियम था या नहीं। अगर नहीं था तो ही हमें उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो इसको बुक में कैसे लिखा हुआ है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इफ रिटन ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एडेड टू net profit before tax and extraordinary items, otherwise it is not. Or loss on issue of debentures is given in the question, it will be added to net. Therefore, if loss on issue of debentures is given in the question, it will be added to net profit before tax and extraordinary item as a non-cash and non-operating items. And if premium on issue of debentures is given, तो नहीं करना है, इज नॉट एडेड। समझ गया कितना बारीक नुक्ता है? आप लोग ऐड करेंगे, ये लिखा हुआ है, ये लोग ऐड करेंगे, ये यहां पे लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गई बात? चलो, वही बातें जो आज मैंने पढ़ाई हैं, जरा किताब क्या कहती है जरा उसको सुन लेते हैं। Financing activities of an enterprise are those activities which results in change in size and compositions of owners' capital and borrowings of the enterprise. सर आपने एक बात बताई थी हमें, borrowings are of two types सर, long term, short term। जो long term borrowings होती हैं वो
कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ते वक्त पिछले टॉपिक्स में कंफ्यूज न को होना बिल्कुल भी। मैं इसीलिए इस टॉपिक को बार बार पीछे जाकर रेफर कर रहा हूं ताकि आप लोग के पुराने भी रिविजन होते रहें, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जाम नहीं होने वाला है। उस एग्जाम में रेशियो एनालिसिस भी पूछा जाएगा, उस एग्जाम में कैश फ्लो भी पूछा जाएगा, इशू ऑफ शेयर भी पूछा जाएगा। तो क्यों ना हम आज जो चीज पढ़ रहे हैं उनको पुरानी चीजों को रेफर करते चलें ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो हमने जब वहां कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने ये बात समझी थी, बोरोइंग्स जो लॉन्ग टर्म होंगी उनको कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ एसोसिएट किया जाएगा, जो शॉर्ट टर्म होंगी उनको नहीं एसोसिएट किया जाएगा। टोटल डेट्स, टोटल एक्सटर्नल डेट्स, याद आ रहे हैं वो बात, वो अल्फाज याद आ रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं ना, याद आ रहे हैं। बट यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड जैसी कोई भी बात आप लोगों को नहीं बतलाई गई। यहां पर आपसे कहा जा रहा है बोरोइंग बस, चाहे वो लॉन्ग टर्म चाहे वो शॉर्ट टर्म, अगर वो बोरोइंग है वो फाइनेंसिंग में जाएगी, बात खत्म। नो मोर कंफ्यूजन। कॉन्फिडेंट इनफ? समझ में आ गई बात? सर हमने कैश क्रेडिट लिया है, कहां पर? सर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बट ये दोनों चीजें कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मूव करती रहती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड वो बातें होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने बिजनेस में अपने पार्टिसिपेट करवाया हुआ है। ठीक है जी? कहां पर? वर्किंग कैपिटल चेंजेस से हम बाहर निकाल रहे हैं ना उसको, वहां हम पकड़ेंगे ही नहीं उनको, वहां हम उसको नहीं पकड़ेंगे, वहां से हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग में पकड़ेंगे उसको। इसीलिए ही मैं बता रहा हूं, जैसे करंट एसेट्स में एक वस्तु थी करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो ऑल्दो करंट एसेट्स में बैठी हुई थी लेकिन हमने उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं माना था, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी करंट लायबिलिटीज में ये वस्तु बैठी हुई होगी, इसको हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं बनवाएंगे। Am I clear to everyone? ठीक है। Therefore आप लोग समझिए, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिसीविंग ऑफ लोन्स, बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सभी कुछ, इवन रीपेमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सही है? Accordingly, receipts and payments on account of the above items are shown as cash flow from financing activities. I think that was more than enough. Discussion is completed over here. But कुछ confusing बातें अभी भी रह गई हैं। उन confusing बातों को मुझे यहां दिखाना है। Cash flow from financing activities is separately shown because it is useful in estimating claims on the cash flows by the lenders of funds in future. हम ये बात जानना चाहते हैं कि इस समय जो चार्ज क्रिएट कर रहे हैं हमारे रुपये के आने पर हमारे लेंडर्स ऑफ द फाइनेंस वाले, वो हमसे कितना पैसा खींच कर लेकर जा रहे हैं, हम ये बात जानना चाहते हैं। तो सर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आप मूवमेंट्स बता रहे हैं उसमें एक टॉपिक आप ये भी रखिए कि फाइनेंस वालों को कितना कैश पहुंचा है। इसलिए हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं। ठीक है? ये वजह समझ में आ गई कि फाइनेंसेस क्यों अलग दिखाए जाते हैं? समझ में आ गई ये बात? दोबारा बोलूं, हम ये बात इन्वेस्टिंग में ये बात जानना, ऑपरेशंस हम ये क्यों बताना चाह रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्यों हैं अलग? क्योंकि हम ये बात जानना चाहते हैं जो बिजनेस हम लोग करते हैं, मैं सब लोगों को मुखातिब करा हुआ हूं, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, कान खुले हुए हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हम लोग ये अलग करके बताना चाहते हैं कि सर हम लोग जो धंधा करते थे उस धंधे से हमने कितना रोकड़ बनाया। लेकिन सर अगर ऐसा भी तो हो सकता है, इस बार तो हमने अच्छा पैसा बनाया लेकिन सर हमने मशीनरी खरीद ली। तो मशीनरी खरीदने का मकसद क्या है कि मैं आगे चल के इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अपने फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ के लिए, इसलिए मैंने उसको पुकारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर मैंने पहले कुछ पाप किए थे, मैंने उधार ले लिया था किसी से, मैंने लोन ले लिया था किसी से, सर आज चुकता कर रहा हूं, इंटरेस्ट सहित चुकता कर रहा हूं। धंधा तो बहुत अच्छा किया था सर,
लेकिन पिछली चीजों का चुकता कर रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने धंधे से कितना कमाया है। देख लो भाई साहब, 12 करोड़ रुपए कमाए थे, 5 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीद ली, बचे 7 करोड़। लेकिन सर उसमें से 6 करोड़ तो मैंने दे दिए अपने पुराने लोन्स को जमा करने के लिए। मेरे पास इस वक्त सिर्फ 1 ही करोड़ रुपए है बस। ये जो मैं बताया है ना कि 6 करोड़ मैंने पुराने अपने लोन्स के लिए रिपेमेंट करवा दिया है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे इस 12 करोड़ में से 6 करोड़ मेरे लेंडर जिन्होंने मुझे पहले पैसे दिए थे, वो लोग मुझसे छीन कर लेकर चले गए। क्या लिखा हुआ है? claims estimating claims on cash flows by the lenders of funds in future, dividends paid और इंटरेस्ट पेड, ये दोनों चीजों को भी मुझे सेपरेटली बताना है। बट पहले ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई? अच्छा एक बात बताएं, इफ आई एम पेइंग डिविडेंड, इफ आई एम पेइंग डिविडेंड, तो मैं उसको फाइनेंसिंग पकड़ूं या ऑपरेटिंग पकड़ूं? चलो, मैं जो हूं एक कौन सी कंपनी हूं? मैं सपोज एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं। नाउ आई एम पेइंग डिविडेंड, क्या पकड़ूं? 1 मिनट के लिए दोबारा से सोचो। मुझे जिनसे पैसे आए हुए हैं धंधा करने के लिए, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? मुझे जिन लोगों से पैसे आए हुए हैं धंधा करने के लिए, वो पैसे मैंने कहां लिखे हुए हैं? आप लोगों ने सपोज मुझे पैसा दे रखा है कि सर आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग खेल रहे हैं आजकल, तो हमसे पैसा ले लीजिए। तो पैसे मेरे लिए कहां लिखे हुए हैं? फाइनेंसिंग में। तो अगर मैं आप लोगों को डिविडेंड दे रहा हूं तो वो कहां आना चाहिए? ऑपरेटिंग में। अभी आप लोगों का आंसर बदल गया, मैंने तो कुछ भी नया नहीं सिखाया आपको। आंसर बदल गया ना? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, 1 मिनट के लिए समझिएगा। डिविडेंड बांटना, डिविडेंड्स का बांटना मैं बात कर रहा हूं पहले। अगर मैंने आप लोगों से कुछ पैसे उठाए हुए हैं, मैंने आप लोगों से कुछ पैसे उठाए हुए हैं, तो वो मैं कहां लिख रहा हूं? एक काम करते हैं, इस वाले टॉपिक को ना ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बुकिश एक आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट है। मुझे बाकी और बहुत सारे पन्ने खोलने पड़ेंगे आप लोगों को इसके लिए। एक काम करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल। अगर कुछ ऐसा और कुछ टॉपिक आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगा, मुझे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। बहरहाल ये टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं अभी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एन इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ड्यू टू बोनस शेयर्स इज नॉट शोन। नॉट शोन? हाँ, क्यों भाई? क्योंकि सर कैश मूवमेंट नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट अ कैपिटलाइजेशन ऑफ अवर प्रॉफिट्स। अगर आप लोगों को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर होता, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताता कि ये कैसे होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बट आप लोगों के सिलेबस से उसे हटाया गया है, तो मैं क्यों बेवजह में और इनिशिएट करूं। सिमिलरली कन्वर्जन्स ऑफ डिबेंचर्स, नजर नहीं आ रहा? कन्वर्जन्स ऑफ डिबेंचर्स into new debentures or shares is not shown in cash flow statement। ये बात समझ में आ गई? गुरु वाला एग्जांपल दिया था मैंने यहां पर। चौथे नंबर की बात, when shares or debentures are issued at premium, 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में इशू किया गया, शेयर कैपिटल में कितना डाला? सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना डाला? काजोल याद आ गई, जया बच्चन याद आ गई, तो काजोल को कितना पहुंचा? 2। बट यहां पर काजोल जया बच्चन अलग अलग दिखाने की जरूरत है क्या? फाइनेंसिंग में कितना पैसा आया? बस बात खत्म। पढ़ो आगे की बात। When shares or debentures are issued at premium, cash flow statement shows total cash received from the issue, that is value of share plus securities premium। ठीक है जी। Increasing in underwriters commissions means payment of underwriter commission
in raising share capital debentures. It is a outflow for financing activity. ये वाली बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं। अंडर राइटर्स को कोई भी कमीशन अगर दिया जा रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, दैट्स एन आउटफ्लो। बस इतनी बात है। जरा देख लीजिए लगभग ये कैसे दिखेगी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश यूज, कैश फ्लो, ऐसे करके, और बाकी सारी चीजें पढ़ लीजिए एक बार कैसे लिखी हुई हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, मैंने भी पढ़ी नहीं है फिलहाल वैसे ये। बॉटल में मेरे को कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो? अच्छा, बायबैक नाम समझते हैं? क्या होता है बायबैक? ठीक है, मैं कंपनी हूं, आप लोग मेरे शेयर होल्डर्स हैं। मैं कह रहा हूं कि यार बस हो गया, काफी हो गया, आप में से 10 लोगों के शेयर्स मैं वापस ले रहा हूं, आप लोग मुझसे पैसा ले लो। तो आप कहेंगे सर 10 रुपए वाला शेयर आज मार्केट में 100 रुपए का बिकता है, बस क्या कुछ भी, आप तो हमें 10 रुपए देंगे ना। मैं कहता हूं छोड़ो यार, 10 रुपए वाला शेयर मैं तुमसे 120 रुपए में ले रहा हूं, अब दोगे? दोगे नहीं दोगे? दे दिया आपने मुझे शेयर्स, आपने मुझे दे दिया, मैं कुछ ना दूं आपको? कैश दूंगा ना? कैश दूंगा ना? कौन सी एक्टिविटी? वो लिखी हुई बात। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। और कुछ पढ़ के बताओ तो समझ में ना आ रहा हो। इज इट गुड? आगे चलें? आगे लड़ाई झगड़े शुरू ना हो जाएं। क्वेश्चंस मच अवेटेड। निकालो अपनी पुस्तकें, शुरू हो जाओ। सबका 85,000 सी आ गया था ना भाई, पहले मुझे बता दो। कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ पुरानी चीजों में? है कुछ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो जल्दी कर लेंगे। है 5,40,000। इसका मतलब यह है कि
ये जो 10 लाख से 15 लाख हुए हैं तो मेरे पास 5 लाख रुपए का रोकड़ आया है ना? यही बात है ना? ये 10 लाख से 15 लाख हुए हैं तो मेरे पास 5 लाख रुपए का रोकड़ आया है। और ये तो बात क्या लिखी हुई है? गूगली हो गई सर, यॉर्कर आ गई बॉल, हमें समझ में ही नहीं आई। हम तो प्लेस करते रह गए बस, कहाँ को संभालनी है। वो 5,40,000 और 4,40,000 में लड़ रहे थे वो लोग। सबने लिखा है, लिखा है सर, कैश प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स 55 lakhs। मैं तो देख लिया है सब लोगों को। 5 लाख रुपए, अरे सर अभी पढ़ाया ही कब है आपने कि बोनस शेयर्स इशू होते हैं तो कैश तो आता है सर? आप ही लोगों ने तो अभी अभी पढ़ा है, मैंने यही तो पढ़ाया था कि बोनस शेयर्स जब होंगे तो कैश आएगा, राइट है, यही पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को। भैया ध्यान से, ध्यान पूर्वक, बहुत ज्यादा, कि सर जब ऐसा होगा तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये प्रोसीड्स, अगर ये आ रहे हैं, अगर बढ़ रही है शेयर कैपिटल, आंखें बंद करके मत फैसला कर दो, देख लो एडजस्टमेंट्स में कुछ बातें तो ऐसी लिखी हुई नहीं है, वरना अच्छा खासे क्वेश्चन पर मार्क्स गंवा कर आ जाओगे। ठीक है जी, समझ में आ गया सब लोगों को? 40,000 आना ही समझ में आ गई ये बात? आंसर चेक करो, अभी नोट जाकर लिखो इस बात का, वरना आगे गलती करोगे फिर दोबारा से। इसका नोट लिखो। नोट लिख लिया है? नया क्वेश्चन लिखना है पीछे नोट। मेरे बुक है क्या? चलो कोई नहीं तो। मेरा एक सवाल है, अगर ये पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड, अगर लिखा हुआ नहीं होता, कुछ फर्क पड़ता आप लोगों को? क्या फर्क पड़ता? आप नहीं देंगे तो फर्क क्या पड़ा? क्यों देते पहले? क्योंकि सर इंटरिम डिविडेंड की बात लिखी हुई है कि हम इंटरिम वालों को दे रहे हैं, इसलिए हम प्रेफरेंस वालों को देंगे ही। ये नहीं भी लिखा होता तब भी हम ऐसा करते, और ये बात आपकी बुक में बहुत वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, रूल्स भी यही कहते हैं, तो डोंट एवर कंफ्यूज ऑन इट। चलिए गो अहेड।
नहीं, इक्विटी को दिया जाता है बस। हाँ, ये बात है, आप सही कह रही हैं। एक मिनट वाले बुक देना मुझे। दैट्स अ मिस्टेक मेरे पार्ट पर है। असल में मैंने ना 12%, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। बेटा 12% है वो, मेरी मिस्टेक है, सॉरी। अब ठीक है ना? बताइए सर अमाउंट। 2 lakhs, ओके। 2 lakhs हाउ मच? ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 75,000 कैसे है? हाँ हाँ, calculation mistake. And the other one thing, redemption of 12% debentures is प्रीमियम भी दिया जाएगा, लिखा बाद में है, ओके। और ठीक है, और उसके बाद एक चीज और है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट पहले बोलते हैं। अच्छा, will you make any difference if I make here one change? है ना भैया? Will you make any difference if I make one change here? And what that will be? Just make a change. बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन 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 आर यू मेकिंग एनी कैश पेमेंट? कैश पेमेंट नहीं कर रही हैं? हाँ, तो पे आज कर रही हैं, पे आज कितना कर रही हैं आप? मेरी बात सुनिएगा सब लोग प्लीज, काम की बात है। आप लोग में भी आप लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हो। मैंने 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू करे और आप लोगों को ये आश्वासन दिया कि 5% का प्रीमियम दूंगा जब रिडीम करूंगा तब। प्रूडेंस भैया आ गए, 5% तुम्हें तब देना है, आज रिकॉर्ड करो। कर दिया आज रिकॉर्ड।
ऑपरेटिंग में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में, सब उस दिन रिकॉर्ड कर लिया जिस दिन मैंने इशू करवाया। आज वो दिन आ गया है, आज वो दिन आ गया है जब मुझे आप लोगों को रीपेमेंट करना है। 100 रुपए दूं या 105? बस इतनी सी बात है। हाँ, किस पर? हाँ ठीक है, तो कब हुआ होगा इशू, और वो ऑपरेटिंग में गया होगा, वो 5 पे वाला लॉस। आप बिल्कुल जेन्युइन जगह पर अटक रही हो, और आपकी सोच अच्छी है कि आप अटक रही हो, आप सोच रही हो इसलिए अटक रही हो। पहली बार जब आप ये काम कर रही हो तो आपका अटकना ठीक है, बट मेरा कहना यह है कि जो 5% आप लोगों ने लॉस रिकॉर्ड किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा, बट कब रिकॉर्ड किया होगा? इशू। आज आपके रिपेमेंट का वक्त है। आज आप कितना रिपेमेंट कर रही हो? 100 या 105? तो अभी अगर आप ऑपरेटिंग को जज कर रही होती तब आप देखती, लेकिन वो भी आप ऑपरेटिंग में आज नहीं लिखती, वो उस दिन लिखती जिस दिन इशू किया गया था, तभी तो इसको राइट ऑफ किया गया होगा। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर, यानी कि ये 7 लाख से 9 लाख 31 मार्च वाले दिन हुए हैं, तो इनको एक दिन हुआ नहीं है अभी, आप उनको इंटरिम डिविडेंड देना सही समझ रही हैं 2 लाख वाले शेयर्स को? मेरी बात समझे हो? जिस शेयर को सिर्फ एक ही दिन हमारे साथ बैठे हुए हुआ है उसको इंटरिम डिविडेंड देना ठीक है, तो डिविडेंड कितने लोगों को दिया जाएगा? 7 लाख पर, 9 लाख पर? 7 लाख पर। हाँ जी, कहाँ इशू, कहाँ? डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये माइनस में क्यों आ रहे हैं मतलब? ये मैंने 12% डिबेंचर्स करा है, पहले सिर्फ डिबेंचर्स लिखा हुआ था। हाँ बेटा, हाँ आपका कितना आ रहा है? 50,000। जरा मुझे बताएंगे क्या क्या आंसर में है आपके? ठीक है, ठीक है जी, पॉजिटिव, ठीक है। 225, 225 कैसे आया? ठीक है, कितना कितना दिया हमने? 12% क्या है वो? मैं 100 रुपए को 112 में रिडीम कर रहा हूं। हाँ तो 2 लाख का 5% कितना होता है मैम? 25 दा कितनी एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स हो सकती हैं यार, वैसे मैंने सोचा भी नहीं है कि 5 लाख पर 5% लगा दिया। 71,000, गुड, 71,000 आ गया। जिन जिन बच्चों ने 71,000 को बुरखा नहीं उड़ाया है वो ये मान लें कि उनका आंसर गलत है। पॉजिटिव फिगर है, नेगेटिव फिगर है?
वो अभी मान लें कि गलत है उनका आंसर, फिर बाद में ना रोए कि हम हमारा कैसे फुल मार्क्स नहीं आया, हमारे हमें तो 100 की तैयारी करी थी, हमने सारा सब कुछ ठीक आया था हमारा। ये वाली बातें ना सुनो मैं बाद में, फिर अभी कह लीजिए इस बात को। कोई नहीं, मैं बता रहा हूं। 2,10,000 आ गया, 2 लाख अलग आ गया, 10,000 अलग आ गया, 2 लाख अलग आ गया, 40,000 अलग आ गया शेयर्स वाला। और प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर्स कितना? 1 लाख पॉजिटिव फिगर। ओके, इंटरेस्ट पे कराया 1,05,000, ठीक है। और बस, और इन बेचारों गरीबों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सब लूट लूट के जा रहे हैं। कोई इंटरिम डिविडेंड लेके जा रहा है, कोई प्रेफरेंस पे डिविडेंड लेके जा रहा है, कोई ये गरीब बेचारे ऐसे ही मुंह देख रहे हैं, बस हमें क्या मिलेगा, हमें तो कुछ मिल ही ना रहा है। ये मुंह देख रहे हैं बस, बोले तुम ले लो, तो हम तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं है। कुछ बातें स्पेसिफिकली नहीं बताई जाती हैं मेरा बच्चा, लेकिन कुछ अंडरस्टूड होती हैं। इंटरिम वालों को डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा, दैट्स टू डेफिनेट के प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलना है। और जब उन दोनों को डिविडेंड मिल रहा है तो भाई डिबेंचर्स क्यों खाली बैठेंगे? अभी और किसी को कुछ दिक्कत है तो मैं डिस्कस कर सकता हूं, प्लीज पूछिएगा, वरना मैं अब आंसर दिखा दूंगा। मैंने अभी तक आंसर नहीं दिखाना चाहा है आप लोगों को। जी बेटा बताइए। सेकंड पॉइंट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड, तो दे दीजिए। कितने पैसों पर देना है, 5 लाख पर या 3 लाख पर? 5 लाख पर 12% कितना होता है? 12/5 द 60,000। पे कर रही है या आ रहा है? पे कर रहे हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव? नाम नहीं लिखे हैं मैडम आपने, नुकसान उठाएंगी बहुत, मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे लिखने पर। ऐसे लिखा जाएगा ये पूरा, इस पे मिलेंगे मार्क्स आपको। अगर जो लोग सिर्फ प्लस माइनस का खेल खेल रहे हैं ना, मैं उनको बता दूं कि आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को पूरा अच्छे से, इज्जत के साथ एकदम, तभी वो इज्जतदार आपको मार्क्स देगा फिर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए प्लीज, मैं आंसर दिखाने वाला हूं। फिर अभी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हो, फिर आंसर सामने आ जाएगा, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे आपको। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। मतलब क्या होता है कि सर ये 7 लाख जो हैं 9 लाख हो गए, हम क्या माने, कब हुए हैं? अगर हम ये मान लें कि ये साल की शुरुआत में हो गए थे, तो इंटरिम डिविडेंड देना चाहिए 9 लाख पर। और अगर सर हम ये माने कि ये 7 लाख से 9 लाख जो 2 लाख बढ़ती आए हैं वो साल के आखिर में आए हैं, तो इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा 7 लाख पर। सर डिविडेंड तो उन्हीं लोगों के दिया जाएगा ना जो पूरे साल हमारे साथ रहे हैं। इस बात की वजाहत उन्होंने लास्ट पॉइंट में कर दी कि जो भी डिबेंचर्स हैं वो साल के आखिर में चेंज हुए हैं, जो भी इक्विटी है वो भी साल के आखिर में चेंज हुई है। इसका मतलब ये होता है कि डिविडेंड जो दिया जाएगा वो 7 लाख पर दिया जाएगा, और जो डिबेंचर्स के अंदर चेंज आया है वो 4 लाख जो हुए हैं, ये 1 लाख बढ़ती, ये 1 लाख बढ़ती कब हुए हैं? साल के आखिर वाले दिन। तो क्या इनको इंटरेस्ट मिलेगा? बड़े हिप हॉप बच्चे बैठे हैं भाई हमारे। समझ में आ गया बेटा जाफरीन? आंसर चेक करिएगा, ठीक है।
पुराना सा क्वेश्चन, कुछ पुरानी बातें, कुछ मेमोरीज, लेकिन यहां कुछ अलग है, इसलिए करा रहा हूं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, और इसका मैं आंसर दिखाऊंगा ही नहीं जब तक आप लोगों से फाइनल आंसर नहीं आ जाएगा। जितनी हुज्जतें करनी है आप लोगों को कर लीजिए, ठीक है। और चैलेंज है मेरा नबीहा को, अलाफिया को, मोमिना को, फालिहा को, अजमी को, सबको, अनुषा को चैलेंज है मेरा, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ये चैलेंज हार कर। इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, करके देखिए, हो जाएगा। वो कह रहा है हमसे कैसे होगा फिर। बच्चे जो हैं ये परेशान हैं इस बात पर कि जो 5000 है इसका क्या करना है। ये फर्नीचर जो बेचा गया है ये उसका डेप्रिसिएशन है क्या सर? क्योंकि अब तक तो ये इंफॉर्मेशन बताई जाती थी हमें कि जो एसेट बेचा गया उसकी कॉस्ट क्या थी, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या था, है ना। अब तक तो ऐसे ही बताया जाता था, बट अब क्या हो गया ये, सुनो मेरी बात ध्यान से। आप लोगों ने अकाउंट बनाया एट कॉस्ट, टैली हो रहा है, वो टैली हो रहा है, नहीं हो रहा। उसमें 3 चीजें आ गई, एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, कितने का, 20,000 का। बैलेंस कैरीड डाउन है कितने का, 28,000 का। और एसेट डिस्पोजल को ट्रांसफर किया जा रहा है कितना, 4,000। ठीक है, अभी ये वाला अकाउंट एज इट इज छोड़ दो। अब मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्या है, 6,000 है, 6,000, और क्लोजिंग बैलेंस 9,000। ठीक हो गई बात। अच्छा ये बताओ, अगर आपको मैं ये बता दूं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इस बार जो डेप्रिसिएशन लगाया गया पूरा का पूरा वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और बढ़ा रहा है या घटा रहा है, बढ़ा रहा है। तो बता दिया उसने 5,000 रुपए का है, तो जरा लिखना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 5,000 बाय डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। टैली हो रहा है एडी अकाउंट, टैली हो रहा है। 2,000 रुपए छूट रहे हैं, ये 2,000 रुपए क्या है, डेबिट में क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपए क्या है, एसेट डिस्पोजल। आपको उसने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दी, नाक घुमा के पकड़वाई है। पॉसिबली हो ही नहीं सकता, यही तो गेम था इस क्वेश्चन में, जो घुमाया है बच्चों को इसी बात पर तो घुमाया। हाँ, अगर वो शायद 4,000 की मशीनरी पे 3,000 ड्यूरिंग द ईयर करवा देता तो भी शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाते और वो गलत कर आते, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन समझते 3,000 रुपए उस मशीनरी पर। मैं पक्का बोल रहा हूं, अच्छे यहां पर बाजा बज जाना था अच्छों का। अगर ये आपने जैसे कहा कि 4,000 का एसेट था, 5,000 रुपए सर उस पर कैसे डेप्रिसिएशन हो सकता है, तो आपने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन खुद ही खड़ा कर लिया दिमाग में अपने। मैं कह रहा हूं इस फिगर को 5,000 डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर हटाकर अगर मैं 3,000 ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन कर देता तो शायद आप भी इसको गलत, मैं आपको नहीं कह रहा, अच्छे बच्चे इस पर गलत कर देते और उनको लगता कि हाँ शायद सही कर रहे हैं सर, हम तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 3,000 लेके जाना है, 4,000 रुपए का एसेट है, 1,000 रुपए का, वो तब बात खत्म हो गई। लेकिन सुनो ध्यान से, उसने ये कहा है, आप लोग मेरे साथ हो, कान खुले हुए हैं, दिमाग खुला हुआ है, मैं बोलूं अगली बात। मैं ये कह रहा हूं कि उसने ये साफ साफ कहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 5,000। उसने नहीं कहा accumulated depreciation on the machinery or the furniture sold was 5,000। अल्फाजों को समझो ध्यान से, गलत कर जाओगे वरना। वो आपको बता रहा है एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जो फर्नीचर, जो डेप्रिसिएशन इस बार रिकॉर्ड किया गया है वो 5,000 है। इसका मतलब क्या है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो एसेट डिस्पोजल को पहुंचनी है। 4,000 रुपए का एसेट है,
2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है। व्हाट इज द WDV ऑफ फर्नीचर सोल्ड? व्हाट इज द WDV ऑफ फर्नीचर सोल्ड? 2,000। लेकिन क्या कह रहे हैं, गेन हो गया साहब को 3,000 रुपए का, तो बेचा कितने में था? अब जरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट को जरा टैली करने की कोशिश तो करो। गेन रिकॉर्ड करने के बाद 3,000 रुपए का गेन रिकॉर्ड कर दो, 3,000 रुपए का कर दिया। अब जरा एसेट डिस्पोजल को बैलेंसिंग फिगर करो जरा, क्या आती है? 7,000। कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 7,000। बट मेरा बच्चा ये सोच के देखो, अगर आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते हो, इस क्वेश्चन को तब करने की कोशिश करना, बाजा बच जाएगा आपका। और बुक्स में पूरा ऐसी हुआ हुआ है, पूरा ऐसी हुआ हुआ है विदाउट एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बच्चों को ट्रैक रखना बहुत जरूरी पड़ जाता है फिर ऐसे मोमेंट पे। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट एक टास्क बढ़ गया वहां पर, और वहां पर ट्रिगर कर जाओगे किसी एरर की तरफ। यहां पर एक एक्स्ट्रा काम किया है, बट ट्रिगर एरर जो है ट्रिगर नहीं कर रहे हो आप यहां पर कुछ भी। कंप्लीट करो क्वेश्चन, फिर आंसर दिखाऊंगा। हो गया? हाँ जी बच्चा लोग, इतना काम कर लिया कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 28,000। सुन रहे हो मेरी बात सब लोग ध्यान से? जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज ध्यान से मेरी बात सुन लो 1 मिनट के लिए। मेरा बच्चा सुन लो मेरी बात। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 28,000। यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, यहां पर टू बैलेंस कैरीड डाउन 9,000। और जो फर्नीचर बेचा गया है उसकी कॉस्ट 4,000 थी, तो मैंने वही एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 4,000 रिकॉर्ड कर लिया। यहां पर ये बात ठीक है। अब उसने मुझसे अगली बात ये कही कि साहब जो डेप्रिसिएशन इस बार का है वो 5,000 रुपीज का है, वो मैंने यहां लिख लिया, बाय डेप्रिसिएशन 5,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां पर? अब उसने मुझसे ये कहा कि साहब जो फर्नीचर बेचा गया है उसकी बेचने पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो 3,000 रुपीज का हुआ है। कहां रिकॉर्ड करूं मैं ऐसी चीजें? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लिख लिया प्रॉफिट ऑन सेल 3,000, ये लिख लिया डेप्रिसिएशन। ठीक हो गई बात? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये अकाउंट टैली हो रहा है? अभी टैली हो रहा है? तो ये जो 2,000 है ये क्या है? एसेट डिस्पोजल। ये हाथों हाथ फिगर यहां ट्रांसफर कर दी, हो गई। अब बताओ इसको टैली कर दें, 28 और 4 32, यहां पर कितना है ये है? तो ये क्या आ गया? 12,000 रुपीज का ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसका मतलब मैंने फर्नीचर परचेज किया होगा डेफिनेटली। अब ये देखो, ये जो है ये वाली फिगर वहां पर शायद ये देखो उधर ध्यान से, ये फिगर जब तक टैली होगी, ये अकाउंट जब तक टैली होगा ही नहीं जब तक के यहां पर आप 5,000 जाकर ना लिख दो। जो फिगर्स हमें बताई गई थी उन्हीं फिगर्स को हमने पहले लिख लिया। सबसे पहले हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने टैली करने की कोशिश करी, वहां से हमें एक सुराग मिला। सुराग क्या था कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है कि ये वाला अकाउंट टैली ही नहीं हो रहा, डेबिट में ऐसी क्या चीज हमसे छूट रही है जो अगर हम लिख दें तो ये पूरी हो जाए। क्या थी वो चीज? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड, ऑन द फर्नीचर सोल्ड। वो फिगर जैसे ही मिली हाथों हाथ हमने वो फिगर यहां पर चिपकाई, और यहां से जब हमें WDV पता चल गई, ये पता चल गया कि प्रॉफिट कितना हुआ, डेफिनेटली हमें सेल प्रोसीड पता चल गया। जैसे ही हमें सेल प्रोसीड पता चले, जैसे ही हमें सेल प्रोसीड पता चले, हमने फौरन जाकर वहां पर मार्क कर दिया उसको I1 करके कि ये हमें इन्वेस्टिंग में फिगर जाकर लिखनी है। फिर हमने देखा कि भैया हमारा एसेट अकाउंट जो है क्या वो टैली हो रहा है? एसेट अकाउंट टैली हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने यहां पर अभी तक ये वाली फिगर नहीं लिखी थी 12,000 रुपीज की।
ये क्या है, कैश आउटवर्ड या कैश इनवर्ड? आउटवर्ड। 5,000 रुपए पैसा आया है, 12,000 रुपए हमारे पास से गया है, तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 7,000। बाकी ऊपर वाला तो लिख लिया था, फाइनेंसिंग वाले, फाइनेंसिंग वाला ठीक है? ठीक है फिर, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।